हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एवरीथिंग फॉर एग्जाम। मैं मिनाली तायल आज आपके सामने लेकर आई हूँ जनरल साइंस का एक टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो कि जनरल साइंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। न्यूटन्स लॉ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। कितने लॉज होते हैं? न्यूटन्स के 3 लॉज होते हैं। उन तीनों लॉज को हम स्टडीज करेंगे और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं वो हम पूरा आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। प्लीज आप मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आपके न्यूटन्स लॉ बहुत ही ढंग से पूरे तरीके से समझ में आ जाएंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ क्या कहता है न्यूटन्स का कि वो कोई भी बॉडी हो, वो मोशन में है तो मोशन में रहेगी, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अनटिल अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अगर हम मूव कर रहे हैं तो बॉडी मूव ही करती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तब तक वो मूव करती रहेगी। अगर कोई रेस्ट में है, कोई चीज रुकी हुई है, अगर हम उसे फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक वो मोशन में नहीं आएगी। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जो मास होता है, फोर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स उतना लगाना पड़ेगा, जितना ज्यादा हमारा मास है उतना ही ज्यादा हमको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा उसको एक्सेलरेट करने के लिए। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। और थर्ड लॉ कहता है कि हर एक्शन का एक इक्विवेलेंट अपोजिट क्या होता है? रिएक्शन होता है। अगर हम किसी चीज को अपनी तरफ खींच रहे हैं तो उसी का अपोजिट रिएक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये 3 लॉ है मोशन के, जो किसने दिए थे? न्यूटन्स ने दिए थे। न्यूटन्स के 3 लॉ है। फर्स्ट लॉ कहलाता है लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ कहलाता है लॉ ऑफ फोर्स दैट इज F इक्वल्स टू ma, और थर्ड लॉ कहलाता है इक्वल एंड अपोजिट। तो फर्स्ट लॉ में हम कहते हैं स्पेशल केसेस आते हैं। फर्स्ट लॉ हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया होता है। इनर्शिया कहता है कि अगर कोई बॉडी मूव में है तो मूव में रहेगी, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी। सेकंड लॉ कहता है F इक्वल्स टू ma, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा हमको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। और थर्ड क्या कहता है कि हर चीज का क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट क्या होता है? रिएक्शन होता है। कोई भी बॉडी है, अगर हम उसको धक्का लगाना चाहेंगे, फोर्स से उसको मूव करना चाहेंगे, तो कोई भी मास से उसको मूव करने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। वो किसी ना किसी वेलोसिटी से क्या करेगा? मूव करेगा। यही हमारा क्या होता है? F इक्वल्स टू ma होता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स ने फर्स्ट लॉ क्या दिया था? एवरी बॉडी रिमेन इन इट्स इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन with uniform speed on a straight line until and unless an external force act on it. This is a Newton's first law. क्या कहा था न्यूटन ने फर्स्ट लॉ में? कि कोई भी इनिशियल स्टेट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, उसकी यूनिफॉर्म स्पीड रहेगी और एक ही लाइन में क्या करता रहेगा? मूव करता रहेगा जब तक हमको एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम गैलीलियो भी कहते हैं, गैलीलियो का लॉ भी कहते हैं और लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि किस लॉ को हम लॉ ऑफ गैलीलियो बोलते हैं और किस लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी अपोजेस चेंजेस। इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो किसी भी चेंज को क्या करता है? अपोज करता है, उसको रोकता है। अपोज मीन्स क्या करेगा? अगर वो मोशन में तो किस चीज को अपोज करेगा? कि वो रेस्ट में ना आए, और अगर वो रेस्ट में तो किस चीज को अपोज करेगा? कि वो मोशन में ना आए। वो हमेशा क्या रहना चाहेगा? उसी स्टेट में रहना चाहेगा। उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर कोई बॉडी है, अगर हमारी कोई बॉल है, वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो इट विल स्टे एट रेस्ट अंटिल एंड अनलेस वी डोंट प्रोवाइड एनी फोर्स ऑन इट। अगर बॉडी, कोई बॉल है, कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट, अगर वो पोजीशन पे रखा हुआ है तो वो उसी पोजीशन पे रहेगा, वो मूव नहीं करेगा जब तक हम उसको कोई फोर्स ना लगाए। और सेकंड एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, अगर ये बॉल मोशन में है, इट विल रिमेन इन मोशन। ये कब तक मोशन में रहेगी? जब तक हम फोर्स लगा के इसको रोक ना दे। तो इस बॉल के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, अगर कोई बॉल है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वो रखा हुआ ही रहेगा जब तक हम उसको फोर्स लगा के उठा ना दे या फिर उसको किक ना करें। अगर कोई बॉल मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। कब तक मोशन में रहेगी? जब तक हम उसको किसी फोर्स से रोक ना दें, कोई अपोजिट फोर्स ना लगाए। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? अगर जैसे इस फर्स्ट पिक से आप समझ सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट। अगर बॉल रखी हुई है तो वो रखी हुई रहेगी, अनलेस एक्टेड बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। कब तक वो मोशन में नहीं आएगी? रेस्ट पे कब तक रहेगी? जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगा। अनबैलेंस्ड फोर्स मीन्स जब बॉल इसको अपोज नहीं कर पाएगी, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स नहीं लगा पाएगी, हमारा जो फोर्स है ब्लैक का, वो फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा, अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। इस कारण से बॉल रेस्ट से किस में आ जाएगी? मोशन में आ जाएगी। एन ऑब्जेक्ट
इन मोशन विल कंटिन्यू विथ कांस्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन। जब बॉल मोशन में आएगी तो वो कांस्टेंट स्पीड से क्या करेगी, मूव करेगी। अनलेस एक्टेड ऑन बाय अनबैलेंस फोर्स, कब तक वो मूव करती रहेगी उसी तरीके से जब तक वो किसी फोर्स से रुक ना जाए। पहले क्या देखा, पहले बॉल रुकी हुई थी, फिर हमने उसको किक करा तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती रहेगी। वो बॉल कब रुकेगी, जब हम कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगाएंगे, कोई नेट होगी जो उसको रोकेगा, कोई पर्सन होगा जो उसे रोकेगा, तब तक वो मोशन में रहेगी जब तक उसको रोक ना देता है। तो ये किसने कहा था, न्यूटन फर्स्ट लॉ ने कहा था। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, लॉ ऑफ गैलीलियो होता है। क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में रहेगा, अगर वो रेस्ट पोजिशन में, अगर वो मोशन में तो कहाँ क्या कंटिन्यू करेगा, मोशन कंटिन्यू करेगा। इनर्शिया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया कितने तरीके के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगर कोई चीज रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, और मोशन में है तो किस में रहेगी, मोशन में रहेगी। सम एग्जांपल ऑफ इनर्शिया, व्हेन अ कार और ट्रेन स्टार्ट सडनली पैसेंजर बैंड बैकवर्ड। हमने बहुत बार फील करा होगा, जब भी हम किसी व्हीकल में होते हैं, कार में होते हैं, ट्रेन में होते हैं, अगर ड्राइवर सडनली ब्रेक लगाएगा तो हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, हम जाएंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में। हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं, ये बस चल रही है, बस ड्राइवर ने जैसे इस पे ब्रेक लगाया तो हम कहाँ पे जाएंगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों जाएंगे, क्योंकि बस मूव कर रही थी तो हमारी बॉडी भी क्या कर रही थी, मूव कर रही थी। तो हमारी बॉडी क्या चाहेगी कि हम किस पोजीशन में रहे, मूव पे रहे। लेकिन जैसे ही ब्रेक लगेगा तो एक फोर्स लगा, उस फोर्स के कारण हम मोशन की जगह कहाँ पे जाना चाहेंगे, एक बैकवर्ड मोशन में जाएंगे। वो क्या होगा, लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। अब जब भी हम बेंड करते हैं, रोड की तरफ मुड़ते हैं, तो हम भी क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ टर्न होने लग जाते हैं। ये किसके कारण होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण होता है, क्योंकि हमारी बॉडी जिस डायरेक्शन में है, जिस मोशन में, हम उसी में रहना चाहते हैं। जैसे सडन चेंज आते हैं, टर्न आते हैं या फिर ब्रेक आते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, हम भी उस डायरेक्शन से अपोज नहीं जाना चाहते, लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, क्योंकि हमारा ड्राइवर या तो ब्रेक लगा रहा है या फिर हम कहीं टर्न कर रहे होते हैं। When a car, when running horse stop suddenly, the rider bend forward। जैसे अगर कोई हॉर्स है, राइड कर रहा है, वो रुक जाएगा तो हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड मूव करेंगे। जैसे आप हैं, हमारा फोर्स क्या लगेगा, जैसे स्टॉप कर देगा, हम भाग रहे थे, भागते भागते क्या हो गया, हमारा डायरेक्शन आगे की तरफ था, हॉर्स जैसे ही रुकेगा तो हमारी बॉडी तो क्या करेगी कि आगे की तरफ मूव हो, तो हम जैसे ही वो रुकेगा तो हमारी बॉडी कहाँ जाएगी, आगे की तरफ जाएगी। इस डायग्राम से आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि हम मोशन में थे आगे की तरफ, तो जैसे ही हम रुके तो हमारी बॉडी भी क्या चाहेगी कि हम उसी मोशन में कंटिन्यू करें, इसलिए हमारी बॉडी कहाँ जर्क खाएगी, आगे की तरफ खाएगी। When a goat is beaten by a stick, the dust particle are removed। जब हम गोट को बीट करते हैं किसी स्टिक से, उसको झाड़ते हैं तो डस्ट पार्टिकल रिमूव करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल है वो कहाँ रहना चाहते हैं, उसी स्टिक, उसी पोजीशन पे रहना चाहते हैं, लेकिन हम उसको फोर्स देते हैं, उसको मोशन देते हैं, तो क्या आता है, अपोजिट डायरेक्शन में वो ऊपर की तरफ आने लग जाते हैं। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, लॉ ऑफ इनर्शिया के एग्जाम्पल्स हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सेकंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, अप्लाइड फोर्स के होता है, और वो उसी डायरेक्शन में होता है। F क्या होता है, हमारा अप्लाइड फोर्स, A हमारा एक्सेलरेशन होता है, M हमारा क्या होता है, मास ऑफ अ बॉडी। तो फोर्स हमारा होता है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सेकंड लॉ हमको क्या देता है, मैग्नीट्यूड देता है फोर्स का, और सेकंड लॉ के अंदर हमारा क्या रहता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ की पूरी डेफिनेशन रहती है कि फोर्स हमारा किस तरीके से अप्लाइड होता है। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स। F क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और उसको कैसे देखते हैं, फोर्स, और उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। M हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, डेट इज मास, मेजर किस में करते हैं, केजी में मेजर करते हैं। A हमारा एक्सेलरेशन होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और एक्सेलरेशन को मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप ये सारी डिटेल मेरी पहले वाली वीडियोस में देख सकते हैं, जहां पे मैंने यूनिट एंड डायमेंशन समझाई थी, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी समझाई थी। Momentum. Momentum is a property of a moving body and is defined as a product of mass and the velocity of the body. Momentum क्या होता है? सेकेंड लॉ ने कहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या है? मोमेंटम एक प्रॉपर्टी है मूविंग बॉडी की, जो डिफाइन करती है किस चीज को, प्रोडक्ट, एक मल्टीप्लीकेशन होता है किस किस का, मास का और वेलोसिटी का। किस
वेलोसिटी से मेरा मास मूव कर रहा है, उसके कारण मेरा क्या डेवलप होता है, मोमेंटम डेवलप्ड होता है। जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा मेरी क्या होगी, मोमेंटम होगी। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा मेरा क्या होगा, मोमेंटम होगा। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मेरा फोर्स के इक्वल होता है। तो मोमेंटम को हम कैसे बढ़ सकते हैं, P इक्वल्स टू एम वी। मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, m मेरा मास है और v हमारी क्या है, वेलोसिटी है। मोमेंटम क्या है, इनर्शिया इन द मोशन। जो हमारे मोशन में इनर्शिया आता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। P हमारा मोमेंटम है, m हमारा मास है, v हमारा क्या है, वेलोसिटी। मोमेंटम को हम किस में मेजर करते हैं, केजी मीटर पर सेकंड में। मास को हम मेजर करते हैं केजी में और वेलोसिटी को मेजर करते हैं मास इनटू मास पर मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं। तो हम इसको किस तरीके से याद करें, मोमेंटम निकालना तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वेलोसिटी निकालनी तो हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, मास निकालना है तो हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे। तो मोमेंटम हमारा क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होती है। आप इसके यूनिट्स याद रखें, एग्जाम में इनकी यूनिट्स भी पूछी जाती है, फॉर्मूला भी पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन किसको डिफाइन करता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन किसको डिफाइन करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को डिफाइन करता है। फर्स्ट लॉ किसको डिफाइन करता है, लॉ ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करता है, लॉ ऑफ गैलीलियो कहलाता है और F इक्वल्स टू एम में बताता है। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। नेट फोर्स की अगर हम बात करें तो सेकंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मींस डेल्टा पी विथ डेल्टा टी इक्वल्स टू क्या देता है हमको, एफ नेट देता है। मींस पूरा जो हमारा फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है, मोमेंटम होता है। पी हमारा क्या होता है, एम वी होता है। एफ क्या है हमारा फोर्स, हम डेल्टा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मींस डीपी विथ रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम। तो डीपी बाय dt हमको क्या देता है, फोर्स देता है और ये हमारा क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। अगर कोई बॉल है उस पर मैं फोर्स लगा रही हूँ तो क्या है, क्या F इक्वल्स टू एम ए। द मोर फोर्स द मोर एक्सीलरेशन। जो ऑब्जेक्ट है अगर उसका मास सेम है, जितना ज्यादा मैं फोर्स लगाऊंगी उतनी ही ज्यादा एक्सीलरेशन से वो मूव करेगा। अगर एक छोटा बच्चा है वो इस बॉल को किक करेगा तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं होगी। यही अगर कोई बड़ा आदमी उस बॉल को किक करेगा तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा क्योंकि उसकी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो उसकी स्पीड में जो चेंज आया, उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आया वो बहुत ज्यादा है। इट मींस सेम ऑब्जेक्ट पे डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस के कारण क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट एक्सीलरेशंस होता है। तो F इक्वल्स टू एम से हम समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। नेक्स्ट, अगर मास के रेस्पेक्ट में देखें, फोर्स हमारा डिफरेंट हो और मास हमारा क्या है, अगर मास डिफरेंट तो फोर्स भी हमारा क्या लग जाएगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। एक मैंने फोर्स लगाया 40 kg पे, एक मैं फोर्स लगा रही हूँ 400 kg पे, तो मुझे ज्यादा फोर्स किस पे लगाना पड़ेगा। अगर मुझे एक ज्योमेट्री बॉक्स उठाना है, वहीं मुझे एक आटे का कट्टा उठाना है, तो मैं इजिली किसको उठा पाऊंगी, ऑब्वियसली ज्योमेट्री बॉक्स को, क्योंकि मास कम है तो मुझे उसको फोर्स भी कम लगाना पड़ेगा उस चीज को मूव करने में। तो फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास से। जितना ज्यादा मेरा मास होगा उतना ही ज्यादा मुझे क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। इस डायग्राम से होप सो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और पहले वाले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था, जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। जितना ही ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। The player has to apply more force as the mass of the football is more. इस एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, अगर मैं क्रिकेट की बॉल ले रही हूँ तो क्रिकेट की बॉल में जो फोर्स लगाना पड़ेगा क्रिकेटर को, और उस बॉल को अगर मैं रिप्लेस कर दूं एक फुटबॉल से, तो क्रिकेटर को ज्यादा फोर्स किस पे लगाना पड़ेगा, फुटबॉल पे। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी बॉल की जो डायमेंशन है, उसका जो मास है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। मास ज्यादा है तो उसको फोर्स भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा, उतना ही एक्सीलरेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो जो जितना मास होगा उतना ही ज्यादा हमको क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। ये हमारा किसने दिया था, न्यूटन सेकंड लॉ ने दिया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है। न्यूटन सेकंड लॉ को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर हमको कोई ट्रॉली पुल करने के लिए बोले, अगर उस पर कम सामान है तो वो इजिली पुल हो जाएगा। वहीं अगर हम लार्ज अमाउंट ऑफ मास रख दें उसके ऊपर तो हमको इसको इजिली प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। इसको मूव करने के लिए थोड़ा सा मास है, फोर्स लगाएंगे तो एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा, बहुत इजीली मूव करते तो इसमें एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। वहीं अगर जब हम नीचे वाले डायग्राम में देखें, इस पे फोर्स लगाएंगे तो रेट ऑफ चेंज जो वेलोसिटी है, जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, कम होगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्शन होता है
तो उसका क्या होता है, इक्वल और अपोजिट क्या होता है, रिएक्शन होता है। हम एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट लॉ कहता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया, जो चीज रेस्ट पे तो वो रेस्ट पे रहेगी, मोशन पे तो मोशन में रहेगी। सेकंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या होता है, अप्लाइड फोर्स होता है। थर्ड लॉ कहता है कि हर चीज का इक्वल और अपोजिट क्या होता है, रिएक्शन होता है। एग्जाम्पल, रिकॉइल ऑफ अ गन, अगर हम गन को शूट करते हैं तो एक रिकॉइल फोर्स हमारी तरफ आता है, तो वो क्या है, एक्शन और रिएक्शन है। मोशन ऑफ अ रॉकेट, रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है तो इक्वल एंड अपोजिट थ्रस्ट कहाँ लगता है, अर्थ की तरफ लगता है। स्विमिंग, वाइल ड्राइंग ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल, अगर हम पानी निकाल रहे हैं कुएं से, उसकी रस्सी टूट जाती है तो मैन कहाँ जाता है, आगे की तरफ जाता है। ये भी किसका एग्जाम्पल है, न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जाम्पल, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। हम इसको डायग्राम की तरह समझते हैं। अगर हमने कोई गन है उसको शूट आउट करा तो गन से बुलेट जब निकलेगी तो उस पर एक फोर्स लगेगा, और इसी का इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्या लगेगा, रिकॉइल ऑफ गन लगेगा, एक रिएक्शन लगेगा। वो क्या होता है, एक्शन और रिएक्शन। इस तरफ हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्शन था और इसके अपोजिट हमारा क्या हुआ, रिएक्शन हुआ। नेक्स्ट हम समझ सकते हैं रॉकेट से। रॉकेट जब मूव करेगा तो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक थ्रस्ट लगेगा अर्थ की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में। वो क्या आता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितनी वेलोसिटी से वो आगे जाएगा उतना ही इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, उसको पीछे की तरफ ड्रैग करेगा। स्विमिंग जब हम करते हैं तो आगे बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, हमारे पैरों को मूव करते हैं तो वो एक्शन है, और आगे की तरफ हम बढ़ते हैं वो हमारा क्या है, रिएक्शन। तो जितना ज्यादा हम मूवमेंट करेंगे उतना ही ज्यादा हम क्या करेंगे, आगे की तरफ मूव करेंगे। स्विमर पुशेस वाटर इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, स्विमर क्या करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में वाटर को क्या करता है, पुश करता है, और वाटर उसके ऊपर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, तो इसके कारण वो क्या करता है, आगे की तरफ मूव करता है। क्या है, हमने पैर मूव करे, वाटर पे प्रेशर लगा, वाटर पे बैकवर्ड प्रेशर लगाया, उस प्रेशर से वाटर हमारे पे प्रेशर लगाता है कि हम आगे की तरफ मूव करें। तो ये किसके एग्जाम्पल है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन के। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि F1 पे जो फोर्स लगा है, दो के कारण एक पे जो फोर्स लग रहा है वो किसका इक्वल होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन उसका अपोजिट डायरेक्शन होगा। जितना हमारा 1 के कारण किस पे लग रहा है, 2 पे लग रहा है। तो ये क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, चेंज होता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं F2 डायरेक्शन में तो उसका अपोजिट फोर्स लगेगा F1 डायरेक्शन में। तो मीन्स F1 किसका इक्वल हो, माइनस ऑफ F2। F1 को हम लिखते हैं M1 A1 मास इनटू एक्सीलरेशन। इसी तरीके से F2 को हम क्या लिखेंगे, M2 A2। तो जो डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं जस्ट उसका इक्वल डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट फोर्स एक्सर्ट होगा। ये कौन सा लॉ होता है, न्यूटन थर्ड लॉ, इक्वल एक्शन एंड रिएक्शन। इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर कोई बॉल है उसको हम मूव करेंगे राइट डायरेक्शन में तो लेफ्ट डायरेक्शन में उसमें क्या आएगा, फोर्स आएगा अपोजिट डायरेक्शन में। अगर एग्जाम्पल है हम बलून का, बलून में हमने एयर फिलअप करी, अगर उसको हम छोड़ दें तो छोड़ के अब कहाँ जाता है, अप डायरेक्शन में जाता है। बलून ऊपर की तरफ जाता है तो एयर किस तरफ प्रेशर लगाती है, नीचे की तरफ लगाती है। कि एयर कहाँ आती है, नीचे आती है। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम डे टू डे लाइफ में न्यूटन के तीनों लॉ को रोजमर्रा की जिंदगी में फील कर सकते हैं। बहुत एग्जाम्पल हैं जिनके थ्रू हम न्यूटन को समझ सकते हैं। तो बलून एग्जाम्पल है, बॉल एग्जाम्पल है, हम किसी भी चीज को मूव कर रहे हैं, हम स्विमिंग कर रहे हैं, रिकॉइलिंग ऑफ अ गन है, रॉकेट, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, हमारे न्यूटन थर्ड लॉ के एग्जाम्पल है। किसी भी बॉडी को मूव करते हैं जितना ज्यादा मास होता है उतना ज्यादा हमको फोर्स लगाना पड़ता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। अगर कोई चीज रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, कोई चीज मोशन पे है तो मोशन पर रहेगी। किसका एग्जाम्पल है, न्यूटन फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल है। इससे हम समझ सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट होता है अगर उसको हम नीचे की तरफ फेंकें तो जस्ट उसके ऊपर वो बाउंस करके कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसके ऊपर जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है उसी की जस्ट अपोजिट क्या रखेगा, इसका एक रिएक्शन फोर्स लगेगा। ये सारे किसके एग्जाम्पल है, न्यूटन थर्ड लॉ के एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम मूव करते हैं, जब हम रस्सी घूमते हैं उस पे, तो जिस डायरेक्शन में आगे जाते हैं उतना ही डायरेक्शन हमारा कितना लगता है, एक फोर्स हमारा क्या लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, पीछे आते हैं। तो बैक एंड फ्रोथ जो मोशन होता है हम जब झूलते हैं, ये भी किसका एग्जाम्पल है, न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। आइए हम क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करते हैं कि एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। The momentum of a toy bus of 0.1 kg moving with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। क्या मोमेंटम होगा अगर मास दे रखा 0.1 kg और वेलोसिटी दे रखी है 5।
तो क्या करते हैं, मोमेंटम क्या होता है, m इक्वल्स टू P इक्वल्स टू mv। हम क्या करेंगे, मोमेंटम निकालेंगे, P इक्वल्स टू कहते हैं mv, m की वैल्यू दे रखी 0.1, वेलोसिटी दे रखी 5, तो हमारा मोमेंटम कितना आ जाएगा 0.05 kg मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट, इम्पल्स इक्वल टू, इम्पल्स किसके इक्वल होती है, एम ए क्या होता है फोर्स, एफ टी एम वी मोमेंटम एंड v माइनस यू बाई टी। तो इम्पल्स हमारा इक्वल होता है ऑप्शन बी, दैट इज एफ टी। इम्पल्स इज द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स फॉर एन इंटरवल ऑफ टाइम। इम्पल्स क्या होता है, एक काइंड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है, हमारा फोर्स के इक्वल होता है। which impulse you can calculate the change of momentum। तो impulse हम क्या मेजर कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मेजर कर सकते हैं। और यू कैन यूज इम्पल्स टू कैलकुलेट एवरेज इम्पैक्ट ऑफ फोर्स ऑन कोलिजन। इम्पल्स को हम कहाँ यूज करते हैं, जहां पे हमारा कोलिजन प्रोसेस से हम वैल्यूज निकालते हैं, वहां पे भी हम क्या करते हैं, इम्पल्स को यूज करते हैं। इम्पल्स हमारा क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम। मोमेंटम क्या होता है, एम वी, और फोर्स हमारा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज dp बाय dt। नेक्स्ट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू। कौन सा लॉ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मास ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, नेट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, और नन ऑफ दिस। इसका आंसर कौन सा सही होगा, आंसर सी सही होगा। आंसर सी, न्यूटन सेकंड लॉ जो है हमारा, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। तो एफ इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, dp बाय dt। Next, if two balls of same masses are dropped on sand, the depth of penetration is same. If अगर कोई बॉल को सेम मासेस हैं, उसको हम ड्रॉप करें सैंड में, तो उनकी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कब सेम होगी। फर्स्ट, हैवियर बॉल इज ड्रॉप फास्टर देन लाइटर बॉल। अगर हम भारी बॉल को पहले फेंके और जो हल्की बॉल है उसको बाद में फेंके, या फिर जो हल्की बॉल है उसको पहले फेंके, या फिर प्रोडक्ट ऑफ एम बी सेम फॉर बोथ बॉडीज और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर सही क्या होगा, आंसर सी सही होगा। द प्रोडक्ट एम बी इज सेम फॉर बोथ द बॉडीज। इफ द टू बॉल्स ऑफ सेम मासेस, अगर कोई बॉडी दो सेम मासेस की हैं, अगर उनको सैंड में फेंक रहे हैं, तो उनकी डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन क्या होगी, सेम होगी। क्यों सेम होगी, क्योंकि जो हमारा एम और वी का जो प्रोडक्ट है, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है, वो क्या होगा, दोनों बॉडीज के लिए सेम होगा। नेक्स्ट, अ कॉइल placed in a card rested at the edges of the glass remain at rest because। अगर हम कोई कॉइन प्लेस करते हैं कार्ड पे, ग्लास पे रखते हैं उसको, वो रेस्ट पे रहता है, क्यों, इनर्शिया के कारण। टू फोर्स एक्ट ऑन अ कॉइन विच बैलेंस इज अदर, दो बैलेंस कर देते हैं फोर्स, या फिर अनबैलेंस फोर्स के कारण, या फिर ऑल ऑफ दिस के कारण। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आंसर सी बी हमारा सही होगा। टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ कॉइन विच बैलेंस ईच अदर। जब भी हम क्या करते हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, तो कॉइल के एक डायरेक्शन ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा और एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। इस कारण से हमारा कॉइल क्या रहता है, रेस्ट पे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मूव्स अ बॉडी। कोई फोर्स 15 न्यूटन का लग रहा है बॉडी पे, तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी इज लेस देन 50। जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो लेस देन 50 होगा, ग्रेटर देन 50 होगा, नन ऑफ दिस, या बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर क्या सही होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी इज लेस देन 50। जब भी कोई बॉडी मूव कर रही है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, उससे कम होगा। मूव कर रही है तो मीन्स फ्रिक्शन कम होगा, तभी वो मूव कर पा रही है। अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो वो क्या कर जाएगी, रुक जाएगी। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, लेस देन होगा 50 से। अ फील्डर गिव अ स्विंग व्हाइल कैचिंग अ बॉल इज एन एग्जांपल ऑफ। अगर कोई पर्सन जो फील्डर है वो बॉल को स्विम करके फेंक रहा है, तो किसका एग्जांपल है, इनर्शिया का, मोमेंटम का, न्यूटन सेकंड लॉ का या न्यूटन फर्स्ट लॉ का। तो ये किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का। क्या होता है, व्हेन अ स्विंगर स्विंग देयर हैंड, जब स्विमर अपना हैंड को स्विंग करता है, इट टेक मोर टाइम, वो क्या करता है, बहुत देर तक अपने हाथ को घुमाता है, और उस कारण से क्या होता है, बॉल भी बहुत टाइम लेती है स्टॉप होने में। हैंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉल विल डिक्रीजेस, सो फोर्स एक्टिंग ऑन योर हैंड विल बी लेस। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है बॉल का, वो कम हो जाता है। इस कारण से आपके हाथ में जो फोर्स पड़ता है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये किसका एग्जाम्पल है, न्यूटन सेकंड लॉ का। नेक्स्ट, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस क्या होता है, एक्ट ऑन अ सेम बॉडी, एक्ट ऑन अ डिफरेंट बॉडीज, एक्ट इन सेम डायरेक्शन बोथ ए एंड बी।
एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस का होता है, सेम बॉडी पे करते हैं या डिफरेंट बॉडी पे करते हैं? तो आंसर ए हमारा करेक्ट होगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। द फोर्स कम्स इन पेयर नोन एज एक्शन रिएक्शन फोर्स। तो ये एक ही बॉडी पे लगता है, सेम बॉडी पे लगता है एक्शन और रिएक्शन फोर्स। नेक्स्ट, while riding the bicycle, if we stop pedaling, why does the bicycle begin to slow? बाइसाइकिल राइड करते करते अगर हम बाइसाइकिल पे पैडल मारना छोड़ देते हैं, कम कर देते हैं, तो हमारी गाड़ी की वेलोसिटी वो कम क्यों हो जाती है? अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। इट इज नॉट एक्सेलरेटेड, नो अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन इट, और फ्रिक्शन फोर्स के कारण। किसके कारण होती है? तो आंसर डी हमारा करेक्ट है, फ्रिक्शन फोर्स के कारण। Bicycle slow down because of the friction force acting on the tire of the bicycle. When this friction force overcome the force applied by the padding, the bicycle stop. Friction force लगता है जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं, जब हम पैडल मारना कम बंद कर देंगे तो मीन्स हमारा जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो जैसे जैसे वो कम होता जाएगा तो एक वैल्यू ऐसी आएगी जहां पे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। तो जैसे ही फ्रिक्शन फोर्स बढ़ेगा तो हमारी साइकिल क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। अगर फ्रिक्शन फोर्स कम है तो तब तक वो मोशन में रहेगी, जैसे ही फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा तब हमारी बाइसाइकिल क्या होगी? रुक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ दैट गिव अ क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। कौन सा लॉ है जो फोर्स की डेफिनेशन देता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? कौन देता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स एवरी ऑब्जेक्ट इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन unless external force act upon it। कौन सा क्वालिटेटिव एग्जांपल है डेफिनेशन ऑफ फोर्स का है? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, until and unless कोई हम एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। तो लॉ इटसेल्फ स्टेट और शो द इंपॉर्टेंस ऑफ फोर्स टू ब्रिंग मूविंग बॉडी टू रेस्ट और मूव द बॉडी इन रेस्ट टू मोशन। ये साफ साफ एग्जाम्पल है फोर्स का, ये बताने के लिए अगर कोई बॉडी को मूव करना है तो मुझे फोर्स की जरूरत है, कोई बॉडी मूव में और उसको रेस्ट में लाना है तो भी मुझे किसकी नीड है? फोर्स की नीड है। तो न्यूटन कौन सा लॉ देता है? ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, ऑब्जेक्ट समझ में आए होंगे, इसके ऑप्शन समझ में आए होंगे, जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको कराए, डायग्राम के थ्रू पूरे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ हमारे क्या कहते हैं। तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स